अभी शादी को 1 महीना 6 दिन बाकी होता है। अचानक ही खबर मिल जाती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। जैसे ही तबीयत खराब की सूचना मिलती है तो सास अपने दामाद को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। पहली बार होती है और पहली ही मुलाकात होती है। अभी तक तो दोनों सिर्फ फोन पर बातचीत किया करते थे। सुबह से लेकर के शाम तक ये सास गई हुई होती है, लेकिन दामाद जिद करने लगता है कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आज की रात आप यहीं रुक जाओ। और फिर सास जैसे ही उस रात रुक जाती है तो वो दोनों एक साथ एक बिस्तर पर ही सो जाते हैं। और फिर इस बात को किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया होता है कि उनके बीच में आखिरकार ये हो क्या गया। अब अगला दिन निकलता है, सास जाने लगती है, दामाद कहता है कि और आप रुक जाओ। तो रुकते रुकते इसी तरीके से 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिन तक दोनों ऐसे ही रहते हैं, साथ जैसे मियां और बीबी या फिर पति और पत्नी साथ रहते हैं। इसके बाद शादी के दिन नजदीक आ रहे होते, अभी शादी में लगभग 9 दिन का बाकी होता है और पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों घर से अचानक ही लापता हो चुके हैं। अब ये कहानी सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से वायरल हो जाती है कि हर किसी की जुबान पर यही बात चढ़ जाती है कि आखिरकार सास और दामाद ने ये सब क्या क्या होता है। आखिरकार रिश्तों का संसार करने वाली कहानी होती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी जो लोगों के सामने पहुंचती है, सास को दामाद से और दामाद को सास से जो मोहब्बत होती है, इश्क हो जाता है, इसके पीछे की असली वजह क्या होती है और लड़की जिससे शादी हो रही होती है उसके साथ आखिरकार क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराग, और फिर इसी मंडराग थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर, और फिर कायस्थ गांव होता है। दरअसल इसी गांव के रहने वाली एक महिला का नाम होता है सपना देवी, और फिर सपना देवी अपने पति जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है उससे कहती है, देखो अभी शादी में कुल मिलाकर के 9 दिन के समय बाकी है और 6 अप्रैल 2025 की यह तारीख आ चुकी होती है। आपको मेरी बहन के यहाँ पर जाना चाहिए और जा करके आप कार्ड दे करके आ जाओ। अगर आप कार्ड दे करके आओगे तो ठीक है, तो वहां पर देर हो जाएगी और फिर हमें बहुत सारे अभी जो काम जो करने हैं। जैसे ही पति जो होता है जीतू उर्फ जितेंद्र ने यह बात सुनी होती है, वह अपनी पत्नी सपना देवी की बात सुनने के बाद सीधा उसके बहन के घर पहुंच जाता है। और फिर पहुंचने के बाद वहां कार्ड वार्ड दे करके जो आसपास के इलाके में और भी जो बेटी के शादी के जो कार्ड बांटने होते हैं, वो कार्ड दे करके जब वापस गांव लौट करके आता है तो 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वाकया होता है। तो जीतू ने अपनी बेटी शिवानी से पूछा होता है कि बेटा तुम्हारी मां नहीं दिखाई दे रही है। तो बेटी कहती है कि पिताजी वो तो शाम 4:30 बजे के आसपास ही घर से निकली होती है, ये कह करके कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ खरीदारी करनी है और फिर थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी होती है, उसने अपने पत्नी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी से बातचीत करने की जैसे ही कोशिश कर रहा होता है वो, तो पत्नी कहती है कि मैं अभी बस पहुंचने वाली हूं। यानी कि वह अगले 1 घंटे तक रात के 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक लगातार फोन लगाया जाता है उसको। और फिर उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम सपना देवी होता है, सपना देवी कोई ना कोई बहाना कर रही होती है, अभी आने वाली हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, इस तरीके के बहाना कर रही होती है। कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता और फिर अचानक ही नंबर उनका स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन जब नंबर स्विच ऑफ हुआ होता है तो आखिरकार यह पता चल चुका होता है कि वह किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। जितेंद्र उर्फ जीतू ने अपने ही दामाद को फोन लगाया होता है और दामाद से कहा होता है कि मुझे पूरी पूरी जानकारी है कि हो ना हो जो मेरी पत्नी है यानी कि सपना देवी है वह तुम्हारे साथ ही है, मेरी बात कराओ उससे। तो शुरुआत में राहुल नाम का जो व्यक्ति जिससे शादी होने वाला होता है 16 अप्रैल 2025 को, उसके बाद उसने उस दामाद ने कहा होता है कि वह मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की होती है अपने ही दामाद से, आखिरकार राहुल यह कहने लगता है कि अब यह जो महिला है इसकी चिंता आप करना छोड़ दीजिए, 18 साल से तुम्हारे साथ रह रही है, तुमने इसको कितना परेशान किया है, इसको कितना टॉर्चर किया होता है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरीके से इनका ख्याल रखूंगा और फिर पूरी तरीके से इनके साथ रहूंगा और देख लेना अगर इसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। जैसे ही यह बात आती है, आखिरकार जो ससुर होता है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि दामाद ये सब क्या बात कर रहा है। और 10:30 बजे रात के फिर आखिरकार नंबर बंद हो जाता है और नंबर बंद हो जाता है और बातचीत करने का जो साधन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वह टूट जाता है। अब जो जितेंद्र उर्फ जीतू होता है वह सोच करके परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसके पत्नी ने ये सब क्या किया है, कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। वह इंतजार कर रहा होता कि हो सकता है कि पूरी रात निकल चुकी है, सुबह आ जाए, और फिर पूरी रात बैठे बैठे इंतजार कर रहा होता है, दरवाजे पर लगातार टकटकी लगाए बैठा होता है कि आखिरकार कब उसकी पत्नी सपना आएगी। और फिर उसके जो भी उसे लग रहा होता है, डाउट लग रहा होता है, वह डाउट फिर डाउट में ही बदल जाएगा और फिर उसकी पत्नी वापस आ जाएगी। पूरी रात इसी तरह निकल जाती है और फिर जीतू आसपास के लोगों से बातचीत करता है और फिर अपने रिश्तेदारों से बातचीत करता
है, परिवार के लोगों से बातचीत करता है, कहता है कि उसकी जो पत्नी है वह रात अचानक से गायब हो गई है, पता नहीं वह कहाँ है, किस हाल में है। तभी घर वाले, परिवार वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, पहले घर देखो, घर में आखिरकार कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। फिर घर की जो अलमारियां होती है, घर की जो चीजें होती है देखी जाती है, तो पता चलता है कि घर में लगभग 3.5 लाख रुपए होते हैं, वह जो नकदी होती है गायब होता है, और साथ ही लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात होते हैं वह भी गायब होते हैं। अब फिर इतना देखने के बाद एक तो ये जो उसकी पत्नी गायब हो चुकी होती है, दूसरा ये कि नकदी और फिर जेवरात वो भी गायब हो चुके होते हैं। अब यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, अपने ही कुछ साथियों को लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि मंडराक पहुंच जाता है, और फिर वहां जाने के बाद कहानी सुनाता है। कहता है कि साहब, कि अक्टूबर 2024 की यह बात होती है, राहुल नाम के एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, उसके पिता का नाम हुरीलाल होता है, जो कि गांव मछरिया और फिर थाना दारू का रहने वाला होता है, और फिर मछरिया नगला गांव होता है, जिसकी तहसील छरा लगती है, जिला जिसका अलीगढ़ लगता है। उससे उसकी बेटी की शादी तय हो गई थी, बेटी जो कि उसकी 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई होती है, नाम उसका शिवानी होता है। इन दोनों की शादी तय होती है, ये लगभग अक्टूबर 2024 के आसपास की बात होती है। और फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद लगभग 1 महीना या 1.5 महीना, 2 महीने का समय आखिरकार बीते हुआ होता है, और फिर सास और दामाद आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दरअसल जब यह रिश्ता लगा होता है तभी वह बीच में आ जाता है। वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रह करके फेरी का काम करता है, कपड़े का व्यापार करता था, और गांव गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के वह कपड़े बेचा करता है। इस तरीके का उसका बिजनेस और व्यापार होता है, वह घर में कम रहता है। और फिर वह जो व्यक्ति राहुल होता है, जब भी मैं घर पर फोन किया करता था तो पता चलता था कि उसकी पत्नी जो है वह दामाद से बात कर रही है। जब देखो तब 24 घंटे में लगभग 14 से 15 घंटे वह अपने दामाद से ही बातचीत किया करती थी, और फिर तब तक तो कोई शक नहीं होता है, लेकिन अचानक से उनका यूं गायब हो जाना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है। जब उसकी अंतिम बार बात हुई होती है तो वह कहता है कि शादी के 18 साल हो गए हैं, तुमने 18 साल में इस महिला को कितना परेशान किया है, वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और फिर उसके साथ रहेगी, उसका वह पूरी तरीके से ख्याल रखेगा। साहब, उसकी पत्नी को ढूंढ करके ला दीजिए। घर से 3.5 लाख रुपए की नकदी भी गायब है, और लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात भी गायब होते हैं। बेटी का रो रो करके बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे। थाना प्रभारी उनसे पूछते हैं कि वो कैसे मिले थे, कैसे उनसे बातचीत हुई थी। उसने कहा होता कि पहले तो उसने बातचीत किया करते थे फोन पर, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसके पास फोन पहुंचता है। उस वक्त वह बेंगलुरु में ही अपना काम कर रहा होता है। पत्नी सपना देवी कहती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब है, और पता चला है कि हम लोगों को जाकर के उन्हें देखना चाहिए। जब बात देखने की आती है तो वह कहता है कि जाकर के तुम देख आओ। पत्नी कहती है कि मैं सुबह को जाऊंगी और शाम को वापस लौट करके आ जाऊंगी, लेकिन वो ना ही 1 तारीख को लौट करके आती है, ना ही 2 तारीख को लौट करके आती है, ना ही 3 को, ना ही 4 को, और फिर ना ही 5 को लौट करके आती है, और फिर 5 रात वह अपने ही दामाद के साथ ही रहती है। तब तो हमें अंदाजा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि इन दोनों की पहली बार ये 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और फिर 5 मार्च को फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके होते हैं। शायद यही से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका होता है, और फिर इसलिए आप इसमें मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने ये कहते हुए कि ठीक है, आप तहरीर दे जाइए, इस मामले की जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। इन दोनों को जो नंबर होता है वो सर्विलांस पर लगा दिया जाता है, और साथ ही जो उनकी मोबाइल की कॉल डिटेल होती है, सीडीआर होती है, साथ ही उनके जो लोकेशन वगैरह होती है उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। पूछा जाता है कि आखिरकार शादी कब थी। तब फिर एक बात सामने आती है कि 16 अप्रैल 2025 को गांव के अंदर ही शादी होने वाली होती है। वहीं पर टेंट का इंतजाम होता है, वहीं पर सब कुछ खाने पीने के लिए हलवाई कर लिए होते हैं, और फिर सामान खरीद लिया गया था, कार्ड बांट दिए गए थे, और फिर 25 मार्च को वह वापस लौट करके आता है। जब 25 मार्च को वह वापस लौट करके आता है तो उसने, जब भी वो अपने पत्नी को देखता था, पत्नी हर वक्त बातचीत करती रहती थी, और पूछा करता था कि किससे बात करती हो, तो वो कहती है कि दामाद जी से बात कर रही हूँ। उन्हें लग रहा होता है कि दामाद का और फिर सास का जो रिश्ता होता है माँ और बेटे की तरह होता है। उसके दिमाग में, उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आता है, लेकिन जो दामाद और सास होती है, इन दोनों के मन में इतनी गंदगी पल रही होती है, किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होता है। 1 अप्रैल 2025 की यह बात होती है। दामाद ने फोन करके कहा होता है, यानी कि ससुर जी, पापा जी, मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल तो गिफ्ट कर दो। जब बात मोबाइल गिफ्ट करने की आती है तो वह वीवो का मोबाइल गिफ्ट करते हैं, लगभग जिसकी कीमत 20,000 रुपए के आसपास होती है। वो मोबाइल किस्तों पर लिया गया होता है, और किस्त पर लेने के बाद आखिरकार उस मोबाइल को उसको गिफ्ट कर दिया जाता है। वो यह नहीं जानता था कि उसने इस फोन का वह गलत इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, यह पता लगाने की कोशिश करती है कि यह जब जानकारी जुटाई जाती है, एक पत्रकार के माध्यम से जितेंद्र उर्फ जीतू से बातचीत हुई होती है। उसने कहते हैं कि तुम दोनों की शादी कब हुई थी, जो तुम्हारी पत्नी है, हालांकि पत्नी का असली नाम अपना देवी होता है, लेकिन उन्हें प्यार से सपना देवी कह करके बुलाते हैं, ताकि अपना देवी बहुत कम नाम आपको देखने और सुनने को मिला होगा, इसलिए सपना देवी इस कहानी में मैंने बार बार नाम बोला होता। वे बताते हैं कि साल 2007 की यह बात होती है। जयरामपुर एक गांव लगता है, और फिर थाना लगता है मिरहेची, और फिर जिला लगता है इस थाना
थाना का एटा और फिर उत्तर प्रदेश का ही एक इलाका होता है, एटा जिला होता है। साल 2007 में शादी होती है, पहले एक बेटी पैदा होती है, उसके बाद फिर एक बेटा और फिर उसके बाद एक और बेटा पैदा होता है, 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। और फिर यह जो घटनाक्रम होता है, यह जो मामला होता है, जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो चारों तरफ समाज में इस घटना को लेकर के तमाम तरीके की बातें शुरू हो जाती है। और फिर माँ और बेटे जैसा रिश्ता ने आखिरकार ऐसा क्यों किया होता है। जब बेटी से मीडिया वालों ने और फिर पत्रकार वालों ने पूछना शुरू किया होता तो बेटी को शुरुआत में लग रहा होता कि पता नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने उसको एहसास कराया होता है तो वह लड़की जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे वह लड़की बीमार पड़ने लगती है और फिर अपनी माँ के उस करतूत को लेकर के इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, इतना ज्यादा टेंशन में आ जाती है, वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसके माँ ने ऐसा काम क्यों किया होता है। एक पत्रकार ने उससे पूछा होता है कि आप क्या कहना चाहती हो, तो उसने कहा होता कि मैं बस अपनी माँ से एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी नगद जो भी जेवरात तुम यहाँ से लेकर के गई हो वो हमें वापस दे करके चली जाओ, उसके अलावा हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। यही बात जब एक पत्रकार ने जितेंद्र उर्फ जीतू से पूछा होता है तुम क्या कहना चाहते हो, तो वो कहता है कि बस मैं पुलिस प्रशासन से एक ही अपील करना चाहता हूं कि एक बार मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को ला करके दे दो। मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के लिए इतना बुरा काम क्यों किया होता है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को जीडी में तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस अधिकारियों से जानने की कोशिश किया आखिरकार आपने इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है, तो फिर वो कहते हैं कि लड़का यानी कि जो दामाद होता है यानी कि लड़की जो सास होती है, सास की उम्र लगभग 38 साल होती है और फिर दामाद जो होती है उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, दोनों ही बालिग है। और फिर भारत का जो कानून है वो कहता है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद वह अपने फैसले खुद ले सकते हैं और फिर वह जानते हैं कि यह फैसला अच्छा है या फिर बुरा है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझ के फैसला लिया है। यदि सास ये जिद पर अड़ जाए कि उसे अपने दिमाग के साथ ही रहना है तो भारत का कानून, चाहे जितेंद्र हो चाहे फिर जितेंद्र की बेटी हो या फिर भारत का कानून हो, वह भी उसे रोक नहीं सकता है एक दूसरे के साथ रहने से। हालांकि इस मामले में जो शिकायत दी गई है 3.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के जेवर की, इस मामले में जरूर हो सकता है कि कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाए। अगर यह अपराध सिद्ध नहीं हुआ कि वो घर से सामान कुछ ऐसा चोरी वगैरह नहीं किया है तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जहां चाहे वहां रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन ढूंढ करके भी शायद कोई फायदा नहीं होगा। और फिर लेकिन उसने न केवल 2 बच्चों का नुकसान किया है और फिर जो 2 बेटे होते हैं वो साथ ही बेटी का नुकसान किया होता है और फिर बेटी की इज्जत को भी तार-तार किया है और फिर अपनी भी इज्जत को तार-तार किया है। समाज में जो एक मैसेज होता है, संदेश होता है, वो भी बहुत गलत चला गया है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सोच समझ करके काम करना चाहिए। और फिर इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया है और फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक सास ने आखिरकार ऐसा क्यों कदम उठाया होता है, जबकि वो उसके बेटी से महज 2 साल बड़ा होता है। बेटी 18 साल की होती है तो दामाद 20 साल का होता है। ऐसा क्यों किया होता है? और फिर यही सोच सोच करके बेटी का भी, उसके पति का भी, साथ ही पूरे समाज का भी, उसके बेटे का भी बुरा हाल हो जाता है कि आखिरकार समाज किस ओर जा रहा है।